कहानी की शुरुआत यूएसए में डेरी नाम की एक स्मॉल टाउन से होती है, जहां हमें दो बच्चों को दिखाए जाते हैं, जिसमें से बड़े भाई का नाम है बिल और छोटे भाई का नाम है जॉर्जी। वो दोनों ही आपस में खेलने के लिए एक पानी की बोट तैयार करते हैं और छोटा भाई जॉर्जी उस बोट के साथ बारिश में खेलते हुए घर के बाहर निकल जाता है। पानी का बहाव काफी तेज था और इसी वजह से उसकी नाव एक सीवर में गिर जाती है और जब जॉर्जी अपने नाव को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर से सीवर में से एक आकृति नजर आती है। उसका नाम होता है पेनीवाइज और वो उसे कहता है कि आई एम ए क्लाउन, आई एम ए डांसिंग जोकर। लगता है तुम्हारी नाव खेलते खेलते यहाँ मेरे पास आ गई, क्या तुम उसे लेना चाहोगे? और जैसे ही वहाँ पर जॉर्जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है अपने बोट को लेने के लिए, तभी पेनीवाइज उसका हाथ खा जाता है। तड़पता हुआ जॉर्जी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो काफी चिल्लाता है, मगर बारिश होने की वजह से कोई भी इंसान उसे बचाने के लिए नहीं आता और वही पेनीवाइज उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाता है। और वही से कहानी बढ़ती है एक साल आगे, यानी 1989 में। यहाँ पर हमें एक स्कूल दिखाई जाती है जहाँ पर उसके एग्जाम के लास्ट डेट थे और अब सभी बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी थी। वहीं पर हमें इस कहानी के 4 लीड कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जिनके नाम होते हैं एडी, रूसी, स्टैनली और वहीं पर इसका मेन कैरेक्टर यानी कि बिल। एक तरफ ये चारों अपने वेकेशन को किस तरीके से मनाएंगे उसकी प्लानिंग कर रहे थे। वहीं पर हमें 2 किरदार और दिखाया जाता है, जिनका नाम है बेबली और साथ ही बेन। बेसिकली बेन डेयरी टाउन में पहली बार आया था और ये स्कूल उसके लिए बिल्कुल न्यू थी, इसीलिए उसके काफी ज्यादा दोस्त नहीं थे और इसी के साथ बेबली और बेन की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और एंड में आता है इस कहानी का सबसे लास्ट किरदार, जिसका नाम है माइक, जो कि बेसिकली एक शॉप हाउस में रहता है, अपना पुराना काम करता है, जहाँ पर काम होता है मीट का। माइक अपने पुराने परिवार के तौर तरीकों को नहीं आजमाना चाहता था, इसीलिए वो किसी की जान लेना नहीं चाहता था। मगर उसके परिवार वाले, उसके दादाजी हमेशा कहते थे कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह के इंसान होते हैं, एक जान लेते हैं और एक जो बिना मतलब अपनी जान गवा देते हैं। और अब तुम ही बताओ कि उन दोनों में से कौन सा बनना चाहते हो। और यही से हमारी एग्जैक्ट कहानी शुरू होती है। सभी बच्चे अपने डर का सामना एक एक बार करते जाता है। सबसे पहले नंबर आता है माइक का। माइक अपने साथ मीट को लेकर एक मीट शॉप में पहुंचता है, मगर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि अंदर कुछ जल रहा है और कुछ जलते हुए हाथ वहां से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफी ज्यादा डर जाता है, वो वहां से भाग जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है स्टैनली की तरफ, जिसे कि रबाया पढ़ने के लिए बोला जाता है। ये बेसिकली इस्लाम का एक धर्म होता है, मगर वो उसे ठीक से पढ़ नहीं पाता। तो उसके पिता कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, इस किताब को मेरे ऑफिस में जाकर रख दो। और जैसे ही स्टैनली अपने पिता की किताब को उनके ऑफिस में रखने जाता है, तभी एक पीछे की तस्वीर में से एक औरत गायब हो जाती है। वो वापस से उस तस्वीर को सही करता है, मगर तभी उसकी डर उसके सामने आ जाता है। वो औरत जो कि इस तस्वीर के अंदर थी, वो बाहर निकलकर उस पर हावी हो जाती है और इसी के चलते स्टैनली काफी ज्यादा डर जाता है और चुपचाप वहां से निकलकर भाग जाता है। फिर बारी आती है बेन की। वो लाइब्रेरी में बैठकर इस शहर के बारे में कुछ पुरानी बातें पढ़ रहा होता है और तभी इसे पता चलता है कि 1908 में इस डेयरी टाउन में काफी बुरी तरह आग लगी थी, जिसके अंदर काफी सारे लोग जान से मारे गए थे। और तभी कुछ 91 लोगों ने मिलकर शहर को फिर से खड़ा करने के लिए साइन किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद में वो पूरे के पूरे लोग गायब हो गए, सिर्फ उनके कपड़े मिले खून से लथपथ। और तभी वो देखता है कि उसके सामने गुब्बारा है और वो गुब्बारे का पीछा करना शुरू करता है। तभी उसे आगे चलकर कुछ ईस्टर एग्स मिलता है, वो उनका भी पीछा करते जाता है और करते करते हुए नीचे एक और लाइब्रेरी में पहुंचता है। मगर जब वो अपने सामने देखता है तो एक सरकटा बच्चा उसके पीछे पड़ जाता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है और बेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद में स्कूल की कुछ बुली बच्चे उसे पकड़ लेते हैं, जिनका नाम होता है हेनरी, पैट्रिक और विक्टर। वो तीनों उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं, जिनमें से हेनरी जो कि लीडर था, वो चाहता था कि बेन के पेट पर अपना नाम लिख दे। तभी वो चाकू से एच उसके पेट पर लिख देता है। पहले तो वो काफी ज्यादा चिल्लाता है, मदद भी मांगता है, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता और बेन खुद ही उसके मुंह पर लात मारकर पीछे की खाई में गिर जाता है। हेनरी को इस बात से काफी गुस्सा आता है कि आखिर उसने उसके ऊपर लात कैसे मारी और तभी वो अपने दोस्तों को उसका पीछा करने के लिए भेज देता है और खुद भी वहीं पर कूद जाता है। लेकिन गलती से उसका चाकू वहीं पर गिर जाता है और उसके दोस्त अभी बेन के पीछे लगे थे। तभी छुपते छुपाते बेन वहाँ से तो निकल जाता है, लेकिन पैट्रिक को कोई आवाज सुनाई देती है पास ही की एक सीवर में से और वो उसे ढूंढने के लिए सीवर में पहुंच जाता है। उसके पास में एक स्प्रे और एक लाइटर था, उसकी मदद से वहाँ पर रोशनी करता हुआ आगे बढ़ रहा था और तब उसे कुछ आवाज आने लगती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो
तो उसके पीछे पेनीवाइज खड़ा था और वो उसे वहीं पर जान से मार देता है। वही अब सीन शिफ्ट होता है अगेन बेन पर, जो कि वहाँ से जान बचाकर भाग रहा होता है और तभी उसे अपने स्कूल के 4 दोस्त मिल जाते हैं, यानी कि बिल, एडी, रूसी, स्टैनली। वहाँ से वो सब निकलकर अपने शहर में वापस जाते हैं। वो सब देखते हैं कि बेन का हालत काफी ज्यादा खराब है, तो वो सभी मेडिकल स्टोर में पहुँचते कुछ दवाइयाँ लेने के लिए, मगर तब उनके पास में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सारी जरूरी दवाइयाँ खरीद पाए। और तभी वहाँ पर पहुँच जाती है बेबरली। वो लोग उससे कहते हैं कि क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है और हमारा दोस्त बेन काफी जख्मी है। तभी वहाँ बेबरली स्टोर कीपर को अपनी बातों में उलझाती है और इसी बीच पीछे से वो चारों वहाँ की दवाइयाँ लेकर निकल जाते हैं और सीधा पहुँचते हैं बेन के पास में और उसका इलाज करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे आ जाती है बेबरली और वो उन्हें कहती है कि क्या तुम्हें ठीक से बैंडेज करना भी आता है? इसके बाद हमें बेबरली का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने पिता के साथ रहती थी, लेकिन उसके पिता के साथ में उसका रवैया काफी खराब था। उसे हमेशा से लगता था कि उसके पिता हमेशा उसका फायदा उठाना चाहते थे, कभी उसे सूते थे तो कभी उसके बालों के बारे में बोलते थे। इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और एक मोमेंट पर अपने सारे बाल काट देती है और वो सारे बाल वॉश बेसिन में जाकर फ्लैश हो जाते हैं। वहीं पर अगले दिन अब ये सारे दोस्त अपने वेकेशन को एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए वो एक उसी चोटी पर पहुंच जाते हैं और वहां से कूदने का डिसाइड करते हैं जस्ट फॉर फन। लेकिन तब उनका साथ देने के लिए उनका न्यू फ्रेंड भी पहुंच जाती है बेवरली, और वो बिना कुछ कहे सीधे ही उसके अंदर जंप मार देती है। सारे बच्चे बहुत ही खुश थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। काफी ज्यादा मस्ती कर लेने के बाद जब सभी बाहर आते हैं तो वहाँ पर एडी को बेन की एक बुक मिलती है जिसके अंदर शहर के पुरानी पुरानी फोटोज थी। तो वहाँ पर बेन कहते हैं कि मेरे पास ऐसे और भी है, क्या तुम देखना चाहोगे? और तभी वो सब पहुँच जाते हैं बेन के घर पर। बेन के घर पर पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसके पास तो इससे जुड़ी पुरानी सारी यादें मौजूद है। लेकिन तभी एडी कहता है कि मुझे घर पहुँचने में काफी देरी हो जाएगी, इसलिए मुझे अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जब एडी वहाँ से निकलता है तो शहर का एक ऐसा रास्ता सुनता है जहाँ पर कोने में एक काफी अबैंडन्ड हाउस था, और जब वो वहाँ से निकल ही रहा होता है तो उसकी घड़ी का अलार्म बजता है। ये अलार्म सेट करके रखा था हर वक्त दवाई टाइम से लेने के लिए, मगर उस वक्त उसकी दवाइयाँ रोड पर गिर जाती है और जैसे ही वो अपनी दवाइयों को उठाने लगता है तब एक काफी बीमार इंसान वहाँ पर पहुंचकर उसकी दवाइयाँ उठा लेता है। उसे देखकर तो एडी काफी डर जाता है, वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इंसान उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके घर तक उसका पीछा करने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके एडी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी जाता है। वहीं पर अब बारी आती है बेबरली की। तब वो अपने बाथरूम में बैठी होती है तो इसे वॉश बेसिन में से कुछ आवाज आने लगती है, तो वो देखती है कि इसके अंदर आखिर है क्या। तो उसे सुनाई पड़ता है कि कोई मुझे कह रहा है, क्या तुम भी हमारे साथ तैरोगी? क्या तुम भी हमारे साथ यहाँ पर आना चाहोगे? तो वो सोचती है कि नीचे कोई है या नहीं, इसलिए वो अपने पिता का इंस्टेड ले आकर उसके अंदर डालती है चेक करने के लिए क्या नीचे सचमुच कोई है। तब उसे पता चलता है कि नीचे तो लोहा है, यानी पाइप एकदम ब्लॉक्ड है। जब वो इन स्टेप को बाहर निकालती है तो उसके कटे हुए बाल खून से सने हुए वापस बाहर आते हैं और देखते ही देखते एक बड़ा सा खून का फव्वारा उस वॉश बेसिन से निकलने लगता है। पूरा बाथरूम लाल हो जाता है और खून के सीटे हर जगह पर फैल जाते हैं। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है और अपने पिता को बुला लेती है, और जब उसके पिता वहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो? इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें इतना चिल्लाना नहीं चाहिए, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो वहाँ पर वो कहती है कि आपको उस बाथरूम के अंदर खून के फव्वारे नहीं दिख रहे हैं, हर जगह लाल दीवारें नहीं दिख रही। मगर तब उसके पिता बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन ये सारी बातें बेबरली आकर अपने दोस्तों को बताती है, तो पहले तो उसके दोस्त कहते हैं शायद तुम मजाक कर रहे होगे, और जब उसके बाथरूम में जाकर देखा तो वहाँ पर सचमुच सारी दीवारें लाल हो चुकी थी, यानी कि हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले तो हमें इस बाथरूम को रिपेयर करना होगा, इनकी सारी खून को साफ करना होगा और इसे बिल्कुल पहले जैसा बनाना होगा। और फिर सब मिलकर उसकी सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। सफाई कर लेने के बाद जब सभी अपने घर की ओर निकल रहे होते हैं तभी उन सभी के मन में एक सवाल आता है कि क्या पर्सन ने उनके साथ ऐसा हो रहा है या बाकी सभी के साथ भी बुरा हो रहा है। और फिर एक एक करके सभी बच्चे अपना एक एक इंसिडेंट शेयर करने लगता है।
तब उन्हें पता चलता है कि हम बच्चों के साथ ही कुछ ऐसा अनहोनी हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही है। ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत जैसा ही दिखता है जो अभी तक हम महसूस करते हुए आए हैं। और तभी उन्हें माइक की साइकिल दिखती है। उन्हें लगता है कि जरूर हेनरी माइक को परेशान कर रहा होगा और वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अब हेनरी और उसके दोस्त मिलकर माइक को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उसे भेड़ का कच्चा मांस खाने के लिए लेटा कर रखा हुआ था उन लोगों ने। लेकिन तभी वहाँ पर उसके दोस्त पहुंचकर उन सभी पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। उसके जवाब में वो सभी भी पत्थर मारते हैं, लेकिन उनकी तादाद तो वैसे भी ज्यादा थे, इसीलिए उन तीनों को वहाँ से भागना ही सही लगा। उन सभी को वहाँ से भगा देने के बाद में अब सभी आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बेन कहता है कि मुझे लगता है कि सारी घटनाएं ठीक 27 सालों में वापस रिपीट होती है। सबसे पहले 1908 के अंदर इस शहर में आग लग गई थी। इसके ठीक 27 साल बाद यानी कि 1935 में शहर को फिर से रिक्रिएट किया गया, लेकिन तब भी 91 लोगों की जानें चली गई। और उसके 27 सालों बाद यानी कि 1962 के अंदर कई सारे लोग लापता हो गए। और अब अगेन वो दिन 27 साल रिपीट हुआ है, यानी कि अभी चल रहा है 1989। और इस वक्त भी काफी सारे बच्चे शहर से गायब हो चुके हैं। आखिर इन सभी के पीछे रीजन क्या है? कोई तो इन सब के पीछे जरूर है जो ठीक 27 साल बाद जागता है और 1 साल तक सभी का शिकार करता है। और इसी वजह से अब बेन अपने घर में जितने भी डायग्राम और सारे मैप्स पड़े थे उन सभी को लेकर आता है बिल के गराज में। और वहाँ पर आकर एक प्रोजेक्टर के अंदर वो सभी फोटोज देख लेते हैं। तभी उन्हें मैप के थ्रू पता चलता है कि शहर में जितने भी सीवर है ये एक ही पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। वही अबांडन हाउस जिसके अंदर एक छोटा सा कुआं है और ये कुआं वही है जिसके नीचे पूरे शहर की सीवर लाइन जाकर मिलती है। वो सभी बस आपस में डिसाइड कर ही रहे थे कि हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर शहर में हो क्या रहा है, ये सारी चीजें गायब कैसे हो रही है और इन सब का सीवर से क्या नाता है। लेकिन तभी टीवी से बाहर आ जाता है पेनीवाइज और उन सब पर हमला कर देते हैं। सभी इससे बचने की काफी कोशिश करते हैं। माइक उसके प्रोजेक्टर को लात मार देता है, लेकिन फिर भी वहाँ से पेनीवाइज नहीं जाता। और काफी मुश्किल के बाद में उसका सामना कर लेने के बाद जब वो सब गैराज से बाहर निकलकर धूप में आते हैं तभी वो सब बच पाते हैं। उसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अगर इस शहर में होने वाले आतंकी घटनाओं को हमें रोकना है तो उस घर में हमें जाना ही पड़ेगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो हमसे चाहता क्या है। और इसी के साथ वो सभी उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। सब अपने आप को पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद अब हर एक के साथ नए नए हेलोजिनेशन होने लगते हैं। हर किसी को अपने डर का सामना करना पड़ता है। वहाँ एडी को तस्वीर वाली भूत दिखाई पड़ती है, बिल को अपना छोटा भाई दिखाई देता है, वही माइक को जलते हुए हाथ नजर आते हैं। और उनसे काफी ज्यादा मुकाबला कर लेने के बाद में वो सभी एक जगह पर मौजूद होते हैं। लेकिन उस वक्त पेनीवाइज अपने पूरे रूप में उनके सामने आ जाता है, लेकिन तभी उनको बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है बेबरली और एक सीढ़ी के साथ उसके आंख पर वार कर देती है। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि कभी भी पेनीवाइज ग्रुप में मौजूद लोगों पर हमला नहीं करता, वो हमेशा अकेले इंसान पर वार करता है। और वो खुद भी थोड़ा सा जख्मी था, इसी वजह से वहाँ से हार मानकर निकल जाता है। जब वो सब घर से बाहर आते हैं तो एडी की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उन सबको डांटने लगती है। उन्हें कहते हैं कि आखिर तुम मेरे बेटे के साथ ऐसे क्यों घूम रही हो? मैंने तो मना किया था मेरे बेटे के साथ में मत रहो, लेकिन फिर भी तुम मेरे बात नहीं मानते। और वो अपने बेटे को वहाँ से लेकर निकल जाती है। और वही पे सीन शिफ्ट होती है हेनरी की तरफ। हेनरी बेसिकली एक पुलिस वाला का बेटा था और वो उनकी गन के साथ में खेल रहा था। और तब उसके पिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उससे काफी खरी खोटी सुनाते हैं। उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है और तभी वो देखता है कि उसके पोस्ट बॉक्स के आगे एक बड़ा सा रेड बैलून है। और जब वहाँ पर जाकर चेक करते हैं तो पोस्ट बॉक्स के अंदर उसे एक छोटा सा गिफ्ट मिलता है। जब वो गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसमें उसे वही पुराना चाकू मिलता है जो कि बेन पर हमला करते वक्त जंगल में गिर गया था। और तब उसे पेनीवाइज के पीछे से आवाज आने लगती है। वो उसे उकसाने लगते हैं कि अपने पिता को जान से मार दो, एक वही है जो तुम्हें कम समझते हैं, किसी को भी मत छोड़ो, जान से मार दो। और उसकी बातों के हेलोजिनेशन में आकर अब वो अपने ही पिता को चाकू से मार डालता है। वही डिस्री और बेवरली बिल से मिलने के लिए तैयार होकर घर से निकलने ही वाली होती है, मगर तब उसके पिता उसे रोक लेते हैं और वो अपने पिता का सामना करती है, मगर उसके पिता उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। तो वो अपने पिता के सर पर मारकर चुपचाप बाथरूम के अंदर जाकर छिप जाती है, मगर उसके पिता दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके अपने पिता
सजा का सामना करने के बाद उसे बेहोश तो कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये बात जब बिल को पता लगती है तो बिल अपने सारे दोस्तों को कॉल करके बताता है कि बेवर्ली को पेनीवाइज उठा के ले गई, हम सभी को अभी यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ेगा। और वही सब इकट्ठा होकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें फिर से वही अबांडन हाउस में जाना है और उसके अंदर जो कुआ है वहीं पर उसको लेकर गया होगा, इसीलिए हमें उसके अंदर जाना होगा। सब बच्चे अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ में उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं और तभी माइक उन्हें एक रस्सी देता है ताकि वो तीनों उस कुएं के अंदर जो सुरंग बनी है उसके अंदर जा पाए। लेकिन तभी पीछे से आ जाता है हेनरी और हेनरी आकर माइक को मारने लगता है। सभी बच्चे नीचे से चिल्ला रहे होते हैं कि हेनरी इसे मत मारो, माइक उसका सामना करने की कोशिश करो, मगर हेनरी एक नहीं मान रहा था। जैसे तैसे करके माइक उसे खूब मारता है, खूब पीटता है और हेनरी जाकर उसी कुएं के अंदर गिर जाता है और माइक भी उस रस्सी के सहारे उन सभी के साथ में आ जाता है। वहां पहुंचने के बाद इन सभी को बेवर्ली के एक मूर्छित शरीर देखने को मिलता है और साथ ही जब वहां पर ऊपर देखते हैं तो काफी सारा कचरा तैर रहा था और उसके साथ में काफी सारी लाशें भी हवा में तैर रही थी। और तब उनको समझ में आता है कि डर ही पेनीवाइज यानी कि ईद की सबसे बड़ी ताकत है और जब कोई डरेगा तो अपने डर की ताकत से हावी होकर उसे जान से मार देगा। लेकिन बेवर्ली उससे नहीं डरी थी, इसीलिए वो उसे जान से नहीं मार पाया, सिर्फ उसे अनकॉन्शियस कर पाया। और तभी वहाँ पर बेन उसे किस करता है और उसी वजह से बेवर्ली अपने कॉन्शियस माइंड में वापस आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर बिल को अपने छोटे भाई की झलक नजर आती है। वो अपने भाई का पीछा करते हुए जाता है और तब इसका भाई अपने कटे हुए हाथ के साथ में उसके सामने आता है। उससे कहते हैं कि बिल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी नाव को तुम तक वापस नहीं लेकर आ पाया क्योंकि काफी तेज बरसात हो रही थी और वो नाव गटर में गिर गई थी। तभी एक जन आया और मुझे गटर में ले गया। मैं सॉरी कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आया, मुझे घर ले चलो, आई मिस यू, आई लव यू विल। लेकिन तभी बिल कहता है कि तुम मुझे मिस तो कर रहे हो लेकिन असली जॉर्जी नहीं हो, और वो उस पर सूट कर देता है। और जैसे ही जॉर्जी की बॉडी को सूट होता है तो वो तिल मिलाने लगता है और उसकी बॉडी अब कम्प्लीटली रिसेंस होना शुरू हो जाती है और बदलते बदलते वो पूरा ईद के अंदर बदल जाता है। और वहीं पर पेनीवाइज यानी कि डांसिंग जोकर अब उनके सामने आता है और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब ये बात तो सभी जानते थे कि जब सभी लोग एक साथ होंगे तो इसका बार हम पर काम नहीं करेगा और सब मिलकर उसकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। वो एक एक करके सभी को विजन्स दिखाने लगता है, सभी की डर को उनके सामने लाने की कोशिश करता है। लेकिन अब तक सब जने इतने मजबूत हो चुके थे कि अब उनका डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। और किसी इंसान को इतना भी मत डराओ कि एक वक्त उसके अंदर से उसका सारा डर खत्म हो जाए। और ये सब उन सारे बच्चों के साथ हुई थी और वो बच्चे उसे इतना मारते हैं, इतना पीटते हैं कि अब पेनीवाइज उनसे डर जाता है और हार मानकर वहाँ से उड़ जाता है। इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद में वो सभी एक जगह पर रीयूनाइट होते हैं और ये कसम खाते हैं कि अगर 27 साल बाद में पेनीवाइज यानी कि ईद अगर फिर से आता है तब सभी मिलकर फिर से इसका सामना करेंगे। और ये सभी अपने हाथ को काट के टुकड़े से काट कर एक प्लाट उठ लेते हैं, यानी कि खून की कसम कि हम सभी साथ में हैं और सभी साथ मिलकर लड़ेंगे। जिस तरीके से आज हमने इसका सामना किया है भविष्य में भी हम इसका सामना अच्छे तरीकों से करेंगे। और इसी कसम के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।